हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आज हम रिप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। रिप्लिकेशन क्या होता है, रिप्लिकेशन किसे कहते हैं, किस प्रकार से रिप्लिकेशन होता है, ठीक ना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। रिप्लिकेशन में डीएनए की कॉपी बनती है। सबसे पहली बात तो ये, डीएनए की कॉपी बनने का मतलब क्या, कि डीएनए अपनी ही जैसी कॉपी बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश करता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। और वो कोशिश क्या होती है, उसकी पूर्ण भी होती है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं रिप्लिकेशन के। रिप्लिकेशन किसे कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, पहले उसको सुन लीजिए। हम बात कर रहे हैं यदि डीएनए से, ठीक ना, यदि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, ठीक है ना, इतनी चीज आपको याद रखना है। अब क्या करना है, यहाँ पे यदि डीएनए से डीएनए ही बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। यदि डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यदि आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। कंफर्म हुआ, इन तीनों को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। किसे, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। मतलब क्या, प्रतिकृत्यन, ठीक ना, अनुलेखन, अनुवादन। इसकी हिंदी क्या होगी, प्रतिकृत्यन, अनुलेखन, अनुवादन, ठीक ना। प्रतिकृत्यन में क्या होता है, डीएनए अपनी प्रतिलिपि बनाता है। प्रतिलिपि का मतलब अपनी कॉपी बनाएगा, ठीक ना। अनुलेखन में क्या होता है, डीएनए का अनुलेखन होता है और आरएनए में होता है, ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन किससे, ट्रांसलेशन किससे कहते हैं, जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, सभी प्रकार के आरएनए मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवादन कहते हैं। कंफर्म हुआ, तो इतनी चीजें हमको पढ़नी है। इसमें से आज हम कवर क्या करेंगे, इसमें से आज हम रिप्लिकेशन के बारे में, ठीक ना, बातें करेंगे। तो रिप्लिकेशन किसे कहते हैं, क्या होता है, उसी के बारे में बातें करेंगे। चलिए गौर करिएगा थोड़ा सा रिप्लिकेशन के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कहाँ से बातें शुरू हुई थी, तो रिप्लिकेशन के बारे में बातें जो शुरू हुई थी वो वाटसन और क्रिक से ही शुरू हुई थी। क्यों, क्योंकि रिप्लिकेशन का प्रोसेस जो है, ठीक ना, वो जब डीएनए खोज हुई, डीएनए खोज होने के बाद वाटसन क्रिक का मॉडल जो प्रस्तुत किया गया उनके द्वारा, और मॉडल प्रस्तुत होने के बाद जब नियम उन्होंने गेस भी लगा दिया था कि जो रिप्लिकेशन होगा वो कैसा होगा। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात किया था कि अर्धसंरक्षी होगा। अर्धसंरक्षी का मतलब सेमी कंजर्वेटिव मेथड के रूप में कार्य करेगा रिप्लिकेशन, ठीक। तो ये गेस किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने किया था 1953 ईस्वी में, 1953 में। अब हम बात करते हैं कि रिप्लिकेशन की जरूरत क्या है। पहली कंडीशन ये है, रिप्लिकेशन की जरूरत इसलिए है कि यदि कोई भी सेल अपना कॉपी नंबर बनाता है, ठीक, तो कोई भी सेल यदि डिवीजन की प्रोसेस करता है या डिवाइड अपने आप को करता है तो वहाँ पे डीएनए की कॉपी नहीं बनेगी, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे होगी अगले सेल में। ट्रांसफर करने के लिए रिप्लिकेशन की प्रोसेस करना अनिवार्य है। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। तो रिप्लिकेशन प्रोसेस के लिए क्या करना है, ठीक है, वो सेल डिवीजन इसीलिए तो सेल डिवीजन होने से पहले रिप्लिकेशन की प्रोसेस हो चुकी होती है। जब आप पढ़ते होंगे क्लास 11 में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एक चैप्टर, पूर्ण रूप से क्लास 11 में जब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ये बताई भी गई है बातें कि जब आप यस फेज में जाते हैं, 4 फेज है सेल साइकिल की, सुनिए ध्यान से, 4 फेज है, G1, यस, G2 और यम, 4 फेज है ना। 4 फेज में से आप एक फेज यस फेज के बारे में जानते हैं। यस फेज जो क्या है, सिंथेसिस फेज, मतलब संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब निर्माण करना। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे डीएनए की कॉपी बनती है। वहां पे क्या होती है, डीएनए की
कॉपी बनती है एस फेज में, और जब डीएनए की कॉपी बनती है तो वहीं पे क्या होता है फिर क्यों? क्योंकि वो क्या करने वाला है, सेल जो है अपने आप को डिवाइड करने वाला है, तो कॉपी बनाना अनिवार्य है, इसलिए वहां पे कॉपी बनती है। चलिए हम इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी कवर होगी, टेंशन फ्री रहिएगा, आएगा अच्छे से आएगा। बस आप वीडियो पे कंसंट्रेट करें अच्छी तरीके से, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं, रिप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। रिप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए की कॉपी बनती है। क्या होता है, डीएनए की कॉपी बनती है, ठीक है ना। डीएनए की जो कॉपी बनती है, ठीक है ना, वो कैसे बनती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मान लीजिए कोई एक डीएनए है, ये मान लीजिए कोई एक डीएनए है, ठीक है ना, ये कोई एक डीएनए है। इस डीएनए में यदि ये यूकैरियोट का हुआ, यदि ये यूकैरियोट्स का हुआ, ठीक है ना, यदि ये यूकैरियोट्स का डीएनए हुआ, तो इसकी जो कॉपी बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। मतलब क्या, डीएनए की पूरी कॉपी बनेगी, ठीक है ना, डीएनए की क्या पूरी कॉपी बनेगी, लेकिन वो फ्रेगमेंट में बनेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक जगह से शुरू और पूर्ण रूप से यहाँ से डीएनए की कॉपी बनना शुरू और यहाँ पे जाके खत्म हो जाए एक के बार में, ये नहीं होगा। यदि ये डीएनए है, यही डीएनए मान लीजिए है, ठीक है, और ये प्रोकैरियोट्स का है, ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स का डीएनए है, तो इसमें जो डीएनए की कॉपी बनेगी वो यहां से शुरू होगी और यहाँ पे खत्म होगी, ठीक ना, पूर्ण रूप से एक ही बार में। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां से डीएनए की कॉपी बननी शुरू होती है उसको हम प्रोकैरियोट में ओआरआई कहते हैं, ओआरआई। ओआरआई का मतलब ओरिजिन होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है ना, ओरिजिन। मतलब क्या कि इसमें रिप्लिकेशन की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति, रिप्लिकेशन की जो उत्पत्ति है यहाँ पे एक के बार होगी और पूर्ण रूप से खत्म होगी लास्ट में, एक बार में कंप्लीट पूरा डीएनए की कॉपी बनके तैयार, यदि प्रोकैरियोट सेल है तो। लेकिन यदि यहाँ पे यूकैरियोट सेल है तो यूकैरियोट में जो रिप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है ना, वो रिप्लिकेशन की प्रोसेस तो पूरे डीएनए की होगी, सही है, इसमें भी प्रोकैरियोट में भी हो रहा है, यूकैरियोट में पूरे डीएनए की प्रोसेस होगी और पूरे डीएनए की कॉपी बनेगी, ये भी सही बात है, दोनों में बनेगी। बस अंतर क्या है, इसमें फ्रेगमेंट में बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा, फिर इसकी बात बन सकता है, साथ में भी चल सकते हैं रिप्लिकेशन की प्रोसेस सभी फ्रेगमेंट के, और एक साथ नहीं भी चल सकते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन इसमें यहाँ एक जगह से शुरू होगा, चाहे यहाँ से शुरू होगा और पूरे डीएनए की कॉपी बन जाएगी। कन्फर्म में बातें हुई, ठीक है ना। तो हमको क्या याद रखना है, याद ये रखना है हमको कि प्रोकैरियोट में जो रिप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, ठीक ना, या प्रोकैरियोट सेल में या प्रोकैरियोट डीएनए के बारे में बात करें, ठीक है ना, प्रोकैरियोट कैरियोट्स डीएनए में रिप्लिकेशन ओआरआई, ओआरआई का मतलब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ठीक है ना। तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन एक ही पाया जाता है, एक ही पाया जाता है। बातें समझ में आ रही है ना। अगर अब यहीं पे हम बात कर लें, ठीक है ना, यूकैरियोट में, यूकैरियोट से डीएनए में, ठीक ना, रिप्लिकेशन या रिप्लिकॉन्स पाए जाते हैं, रिप्लिकॉन्स पाए जाते हैं। अब ये नया शब्द आपको मिल गया, पाए जाते हैं। नया शब्द कैसे मिल गया मैं बता रहा हूं क्या है ये एक डीएनए है, ये क्या है, पूरा का पूरा एक डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए में यहां से लेकर यहां तक की कॉपी बनेगी, फिर यहां से लेकर यहां तक कॉपी बनेगी, फिर यहां से लेकर यहां तक कॉपी बनेगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक रिप्लिकॉन यहां से यहां तक हो गया, एक रिप्लिकॉन से यहां से यहां तक हो गया, और एक रिप्लिकॉन से यहां से यहां तक हो गया। मतलब जिस फ्रेगमेंट की कॉपी बन रही उस फ्रेगमेंट को हम क्या कहते हैं, रिप्लिकॉन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यूकैरियोट डीएनए में रिप्लिकॉन्स पाए जाते हैं, पहली कंडीशन। फिर यहीं पे क्या लिखेंगे इसमें,
ठीक ना, यूकैरियोट में, इसमें प्रत्येक रिप्लिकॉन्स में, प्रत्येक रिप्लिकॉन्स में, ठीक है, ओरिजिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पाया जाता है। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पाया जाता है, पाया जाता है। कंफर्म हुआ? समझ में आया? मतलब क्या कि प्रत्येक रिप्लिकेशन जहां से शुरू हो रहा है, जितने भाग में होगा उसे हम रिप्लिकॉन्स कहते हैं, और प्रत्येक रिप्लिकॉन्स में एक रिप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन पाया जाएगा। कंफर्म हुआ? कैसे? इसमें जो यहां से डीएनए खुलेगा और इसकी कॉपी बननी शुरू होगी, तो इधर भी बनेगी, इधर भी बनेगी, पहली बात। और जो रिप्लिकॉन्स होगा, ठीक ना, उस रिप्लिकॉन्स के बीच में ये क्या पाया जाएगा? ओरिजिन पाया जाएगा, रिप्लिकेशन ओरिजिन पाया जाएगा। इतनी बात कंफर्म हुई? फिर से सुनिए, डीएनए लंबा है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्या है, क्यों नहीं, क्या है, सुनिएगा, ये सेल है, सेल के अंदर ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब इस न्यूक्लियस में ये क्या पाया जा रहा है? ये डीएनए पाया जा रहा है। डीएनए की लंबाई कितनी है? 2.2 मीटर है। मैं ह्यूमन के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? ह्यूमन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब सोचिए आप, ये रहा दूर 2.2 मीटर लंबा, ये रहा, चलो डीएनए बना, सत्यानाश हुआ, फिर से, ठीक, ये रहा डीएनए, ये मान लीजिए 2.2 मीटर लंबा डीएनए हमने बना दिया, ठीक है ना, सपोज दैट 2.2 मीटर लंबा डीएनए। अब इसका अगर रिप्लिकेशन हमको करना पड़ेगा, तो यहां से ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यहाँ पे आएगा, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इतने लंबे डीएनए की कॉपी कैसे बनेगी? समस्या है। समस्या कैसे है मैं अभी बता रहा हूँ आपको, समस्या क्या होती है, ठीक है ना। तो ये इसलिए क्या होता है कि ह्यूमन का जो डीएनए है मान लीजिए, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, ये जो बनेंगे रिप्लिकेशन की प्रोसेस, पूरे डीएनए की कॉपी तो पूरे डीएनए की बननी है, ये सही बात है, डीएनए पूरे डीएनए की कॉपी बनेगी, लेकिन एक साथ नहीं बनेगी, ठीक है ना, और एक बार में नहीं बनेगी, पहली बात, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसका यहां से लेकर यहां तक ऐसे मान लीजिए, इसका रिप्लिकेशन हो गया, फिर इसका रिप्लिकेशन होगा, फिर यहां से लेकर यहां तक इसका रिप्लिकेशन हो गया, फिर यहां से लेकर यहां तक इसका रिप्लिकेशन हो गया। ये जो फ्रेगमेंट, इसको रिप्लिकॉन्स कहेंगे, इसको भी रिप्लिकॉन्स कहेंगे, इसको भी रिप्लिकॉन्स कहेंगे, इसको भी कहेंगे। कंफर्म हुआ? प्रत्येक रिप्लिकॉन्स में क्या, प्रत्येक रिप्लिकॉन्स में यहाँ पे ओरिजिन पाया जाएगा, यहाँ पे भी ओरिजिन पाया जाएगा, यहाँ पे रिप्लिकॉन्स के बीचों बीच यहाँ पे भी ओरिजिन पाया जाएगा और यहाँ पे भी ओरिजिन पाया जाएगा। इतनी बात कंफर्म हुई? ये जो ओरिजिन है, ये इस साइड में और इस साइड में भी रिप्लिकेशन की प्रोसेस करेगा, ये इस साइड में भी करेगा और इस साइड बीचों बीच, तो इस रिप्लिकेशन की प्रोसेस इस साइड भी चलेगी, इस साइड भी चलेगी, इसमें भी दोनों तरफ चलेगी और इसमें भी दोनों तरफ चलेगी। बातें कंफर्म हुई? हमने क्या कहा कि ये रिप्लिकेशन की प्रोसेस इस प्रकार से कुछ संपन्न हुई। चलिए, मुझे लगा आपको बेहतर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हमने लिखा है, प्रत्येक रिप्लिकॉन्स में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पाया जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात, फिर क्या कह रहा है यहीं पे, एनसीईआरटी कहती है कि एक सेकंड में 200 नहीं 2000 न्यूक्लियोटाइड 2000 न्यूक्लियोटाइड्स का कॉपी बनता है। अब आप सोचिए कैसे इन्होंने अनुमान लगाया, उसके बारे में सोचिए। सोचना ये है कि यदि हमारा डीएनए है, ठीक है ना, यदि हमारा डीएनए 2.2 मीटर लंबा है, ठीक है ना, जब उसमें 2.2 मीटर लंबा डीएनए और उसकी कॉपी बनवाना है, यदि उसकी कॉपी बनवाना है तो उसमें कितना न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड से और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.3
4 नैनोमीटर होती है, आप न्यूक्लियोटाइड की संख्या निकाल सकते हैं, 6.6 से आएगा, ठीक ना, 6.6 है, ठीक ना, इंटू 10⁻9, ठीक, इंटू 10⁻9, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर आ जाएंगे। अब न्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर इतने आ गए, तो इसी से क्या अनुमान लगाया गया कि इन्होंने कहा कि 1 सेकंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड की कॉपी बनती है। मतलब यदि डीएनए की रिप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू होती है तो हमने जितने टाइम में बात किया इतने टाइम में तो कितना न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है ना। ये कैसे निकाला इन्होंने, निकालने का सबसे बेस्ट तरीका इन्होंने अपनाया, ई कोलाई बैक्टीरिया ले लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया जो लिया है उस ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की संख्या ले ली। जब ई कोलाई बैक्टीरिया के न्यूक्लियोटाइड की डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की संख्या ले ली, अब उन्होंने ये चेक किया कि इस न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, इस न्यूक्लियोटाइड मतलब उसमें क्या हुआ कि ई कोलाई बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल कितने टाइम में पूरा हो रहा है, 20 मिनट में पूरा हो रहा है, इसको नोट रखिएगा। फिर वहीं पे एनसीईआरटी में एक बात और लिख रहा है कि उसका जो डीएनए होता है ई कोलाई बैक्टीरिया का वो 18 मिनट में कॉपी बनाता है और 20 मिनट में वो अपना लाइफ साइकिल पूर्ण करता है। अब सोचिए आप, 18 मिनट में वो अपनी कॉपी बना रहा है और 20 मिनट में वो अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर रहा है, तो डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए गए और टाइमिंग कितना, 18 मिनट, तो उसके हिसाब से 1 सेकंड में कितने न्यूक्लियोटाइड की कॉपी बनेगी, 2000। कंफर्म हुआ। उसके हिसाब से 1 सेकंड में कितने न्यूक्लियोटाइड की कॉपी बनेगी, 2000 न्यूक्लियोटाइड की कॉपी बनेगी। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, अच्छी तरीके से मिलेगा जो हमने लिखा, और जरूर इसको समझिएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड के प्रोसेस के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ ज्यादा थ्योरी समझाना नहीं है। सुन लीजिए हमने क्या क्या लिखा, प्रोकैरियोट डीएनए में रिप्लिकेशन ओआरआई एक ही पाया जाता है। उसके बाद यूकैरियोट डीएनए में रिप्लिकॉन्स पाए जाते हैं, प्रत्येक रिप्लिकॉन्स में ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पाया जाता है। 1 सेकंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड की कॉपी बनती है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। डीएनए की कॉपी रिप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए किसे कहते हैं, डीएनए की कॉपी बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं, प्रतिकृतियन कहते हैं। चलिए अब रिप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझेंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा। इसको आप तुरंत लिखिए, मैं साफ करूं उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं थोड़ा सा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। चलिए कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाए थोड़ी सी, वीडियो वैसे भी 15 मिनट का हो गया है, 15 मिनट से ज़्यादा ही हो गया होगा। कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी 20 मिनट लगी जाने हैं। मान लीजिए कि ये डीएनए है। अब हम थोड़ी एंजाइम के बारे में बात करेंगे, तो एंजाइम्स का नाम आपको याद रखना है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा तब कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, साथ साथ में बनाते चलेंगे तो कर पाएंगे आप। ये डीएनए है, डीएनए का ये क्या है, ये रिप्लिकॉन्स है, ये मान लीजिए हमने रिप्लिकॉन्स ले लिया एक, ये क्या है, ये रिप्लिकॉन्स है, ठीक है ना। अब इस रिप्लिकॉन्स में क्या है, यहाँ पे ओआरआई पाया गया, मतलब क्या, ओरिजिन पाया गया, ठीक है ना, ये रिप्लिकेशन ओरिजिन पाया गया। रिप्लिकेशन ओरिजिन कैसे बनती है, अब उसको समझिए। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे आप जानते हैं ये रज्जुक है, 2 रज्जुक ऐसे 2 रज्जुक है। पहली कंडीशन ये है जो डीएनए होता है वो क्वाइल्ड होता, अनक्वाइल्ड नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये है, डीएनए कैसा होता है, क्वाइल्ड होता, मतलब ऐसे रहेगा, ठीक है ना, दिख रहा होगा। हमने बताया था आप लोगों को, जब डीएनए पहला लेक्चर देखिएगा इसमें समझाया बहुत बेहतर तरीके से। तो ऐसे डीएनए क्या होता है, ऐसे आपस में लिपटा हुआ था, क्वाइल्ड होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, डीएनए क्वाइल्ड होता है। यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए कुछ इस प्रकार से बनाया है। यहाँ पे यदि ए है तो यहाँ पे टी आएगा, यदि यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए आएगा, यदि यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी आएगा, यदि यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी आएगा, यदि टी है तो यहाँ पे ए आएगा। ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, इतनी बात कंफर्म है। इनके बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध को तोड़ना है यहाँ पे रिप्लिकेशन ओरिजिन के लिए, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि ये पूर्ण से इसको रीड कर लेगा डीएनए को,
हेलिकेज एंजाइम जो है डीएनए को रीड कर लेगा, ऐसे रीड करेगा जहां पे इसको दो बॉन्ड, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा पाए जाएंगे, मतलब ATC ATT या TA इस प्रकार से ज्यादा पाए जाएंगे, वहीं पे रिप्लिकेशन ऑरिजिन ने बनती है। तो यहाँ पे देखिए ये दो पाए गए लगातार ना, मान लीजिए यहाँ पे एक आध दो और ऐसे हो जाए तो ज्यादा हो गया। तो जहाँ पे ज्यादा हो गया, ये दो हाइड्रोजन बंध वाले एक प्रोसेस ज्यादा हो गए, वहां पे क्या होगा, एक हेलिकेज एंजाइम होता है। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इस हाइड्रोजन बंध को H बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा। ये जब इस बॉन्ड को तोड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे जो डीएनए था, मान लीजिए ये डीएनए था, कुछ इस प्रकार से ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे एक प्रोसेस बन जाएगी, ठीक है, एक प्रोसेस ऐसे बन जाएगी। अब ये जो प्रोसेस बना तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बंध था वो क्या हुआ, टूट गया। जब ये हाइड्रोजन बंध टूटा तो यहाँ पे क्या बन गया, ये ओरिजिन बन गया। क्या बन गया, ये ओरिजिन बन गया। ओरिजिन कौन से बना है, रिप्लिकेशन का बना है। लेकिन आप इसको एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बंध जब टूटते हैं तो हाइड्रोजन बंध आपस में मोस्ट अट्रैक्टिव भी होते हैं, इसको भी नोट रखना आपको। मतलब अगर इसको तोड़ दिया गया और इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, मान लीजिए इन दोनों रज्जु के बीच में हाइड्रोजन बंध था, जब हाइड्रोजन बंध को तोड़ा गया, इनके बीच में अगर कुछ और नहीं लाके रखा गया तो तोड़ने के बाद तुरंत जैसे आप यहाँ से हटेंगे ऐसे ही जुड़ जाएंगे, कंफर्म। तो मतलब क्या, ये दोनों मोस्ट अट्रैक्टिव हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो वो जुड़ नहीं ना पाए, इसके लिए यहाँ पे हमको एक चीज लगाना होता है, SSB, ठीक है ना, प्रोटीन लगानी होती है। एक क्या होती है, SSB प्रोटीन आती है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, यहाँ पे SSB प्रोटीन लगा देते हैं। चलिए ये SSB प्रोटीन हो गई। SSB प्रोटीन क्या होती है कि इन हाइड्रोजन बंधों को आपस में जुड़ने नहीं देती है। जब हाइड्रोजन बंधों को आपस नहीं जुड़ने देगा तो ये दोनों श्रृंखलाएं क्या हो जाएंगी, फिर ये सेपरेट रहेंगी, ठीक है ना, ये बंध नहीं बना पाएंगी, ठीक, तो ये सेपरेट रहेंगी। तो SSB का नाम भी लिख लीजिए, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, चाहे आप SSB याद रखिए, चाहे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल का मतलब सिंगल रहने दे रहे हैं, बाइंडिंग का मतलब जुड़ने नहीं दे रहे हैं इन दोनों को, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम है रख दिया गया, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन रख दिया गया। अब सुनिएगा, मान लीजिए, अब थोड़ा गौर से सुनिएगा, मान लीजिए एक वायर है ऐसे, ठीक है ना, ये मैं एक वायर यहाँ पे नहीं जाने दीजिए, पावर होगी तो चिपक लेगा, छोड़िए वो नहीं करेगा कोई। ये क्या है, ये DNA मान लीजिए है, ठीक है, ये DNA है। DNA बीच में ये क्या हुआ, यहाँ पे ये रिप्लिकेशन ऑरिजिन हुई, तो रिप्लिकेशन जब ऑरिजिन होगी तो इसको जितना हम छुड़ाएंगे तो इधर ज़्यादा उतने ज़्यादा ये कॉइल्ड होता चला जाएगा। इधर से छुड़ाएंगे, जैसे क्या, ये क्या है, ये DNA आपस में इसे लिपटा हुआ है, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे रिप्लिकेशन ऑरिजिन हमने बनाया हेलिकेज एंजाइम के द्वारा तोड़ के। जब हेलिकेज एंजाइम को तोड़ेंगे तो यहाँ पे जितना इसको सेपरेट करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे देखिए कॉइलिंग होती चली जाएगी, और ये कॉइलिंग जब होती चली जाएगी DNA की, ठीक है ना, तो ये क्या, निगेटिव कॉइलिंग इसे कहते हैं। तो ये कौन सी कॉइलिंग हो रही है, निगेटिव कॉइलिंग हो रही है DNA की, और ये क्या कर सकता है, ये DNA के लिए फिर रिप्लिकेशन को रोक सकता है। तो इसी के लिए फिर एक आप जानते होंगे टोपोआइसोमरेज एंजाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आके जुड़ेगा, एक एंजाइम जुड़ता है जिसे हम टोपोआइसोमरेज एंजाइम, ठीक है ना, टोपोआइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे आके जुड़ेगा। क्या करेगा वो जो निगेटिव कॉइलिंग हो रही है DNA की उसको डिक्रीज करेगा, कम करेगा, ठीक है ना। उसको DNA को यहाँ से, एक रज्जु को कोई को यहाँ से तोड़ेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको अनकॉइल्ड कर देगा, और क्या हो गया, DNA सीधा हुआ। जब DNA सीधा हो जाएगा तो हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जाएगा, और क्या कर जाएगा, यहाँ पे SSB प्रोटीन चिपकती चली जाएगी। फिर ये क्या हो गया, यहाँ पे रिप्लिकेशन ऑरिजिन पूर्ण रूप से इतनी अच्छी तरीके से बन गया, ये बना, ठीक है ना, ये रिप्लिकेशन ऑरिजिन पूर्ण रूप से इतनी अच्छी तरीके से बन गया।
अब ये पूरा का पूरा ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा का पूरा क्या कहलाया यहाँ पे, इसे हम रिप्लिकेशन ओरिजिन कहते हैं, रिप्लिकेशन ओरिजिन कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम आधे बारे में ये ध्यान दीजिएगा, ये आधा इतना है, अगर इसका यहां से लेकर यहां तक के बारे में बात करें तो इसे हम रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। रिप्लिकेशन फॉर्क हो गया। रिप्लिकेशन फॉर्क का मतलब क्या, ये इस प्रकार से कुछ होता ना, तो ये आधा देखिए क्या है, ये क्या है, ये रिप्लिकेशन ओरिजिन है, ठीक है ना, ये रिप्लिकेशन फॉर्क है, ये रिप्लिकेशन फॉर्क है, और इन दोनों को मिला दिए क्या हो गया, ये रिप्लिकेशन ओरिजिन हो गया पूरा, ये दोनों को मिला के, और इसको हमने अलग कर दिया, ये क्या हो गया, रिप्लिकेशन फॉर्क, इसको अलग कर दिया, क्या हो गया, रिप्लिकेशन फॉर्क हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये रिप्लिकेशन इतना आधा इधर फॉर्क हो गया, रिप्लिकेशन इधर आधा फॉर्क हो गया। इतनी बात समझ में। रिप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है हमेशा वो कॉइल्ड डीएनए की तरफ जाती है, मतलब इधर से इधर जाएगी और इधर से इधर आएगी। बातें कंफर्म हुई। तो रिप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमेशा कॉइल्ड डीएनए की साइड में जाती है। आपको एक एक चीज नोट करते चलना, इसको नोट रखिएगा, ठीक है। तो अब आइए थोड़ा और बेहतर तरीके से इसको कॉन्सेप्ट पे समझा जाए ताकि आपको बेहतर आए भी। अब जल्दी जल्दी चलिए, हमने क्या कहा, ये डीएनए है, डीएनए कैसा है, ये कॉइल्ड है, इसको क्या किया गया, अनकॉइल्ड किया गया, ठीक है ना। ये डीएनए है, ये अनकॉइल्ड किया गया, फिर उसके बाद क्या किया, हेलिकेज एंजाइम के द्वारा से बॉन्ड को तोड़ा गया, ये फिर सेपरेट कर दिया गया, और ये हमने क्या बना दिया, एक रिप्लिकेशन फॉर्क बना दिया। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या बनाया हमने, रिप्लिकेशन फॉर्क बना दिया। अब हमने क्या कहा, यहाँ पे मान लीजिए टोकोआइसोमरेज क्या कर रहा है, डीएनए की अनकॉइलिंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, टोकोआइसोमरेज है, टोकोआइसोमरेज एंजाइम, ठीक। फिर उसी के बाद में यहाँ क्या है, ये हेलिकेज एंजाइम है। ये कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, आपस में चिपकने नहीं देना है बंधों को चिपकने नहीं देना, तो उसके लिए यहाँ पे क्या जोड़ना है, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं SSB प्रोटीन जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। क्या जोड़ रहे हैं हम, SSB प्रोटीन जोड़ रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, ये रिप्लिकेशन ऑरिजिन और फॉर्क हो गया। रिप्लिकेशन ऑरिजिन नहीं, फॉर्क हो गया, ये वाला हमने जो बताया था। एंजाइम का पूरा बेहतर तरीके से प्रोसेस याद रखना है। टोकोआइसोमरेज अनकॉइल्ड करने का कार्य, ठीक है ना। अनकॉइल्ड किस प्रकार का करा हमने बताया अभी जस्ट, ठीक ना। हेलिकेज एंजाइम का कार्य क्या होता है, एच बॉन्ड को तोड़ने का, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का, हाइड्रोजन बॉन्ड को वापस ना जोड़ने देने का कार्य किसका है, ठीक है ना, SSB प्रोटीन का। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है ना। अब सुनिएगा, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे यदि 5 प्राइम है तो यहाँ पे क्या होगा, 3 प्राइम। चलिए इस स्टैंड को पकड़ के लेके आते हैं, ये स्टैंड यहाँ पे आ गई तो ये हो गया 5 प्राइम और ये हो गया 3 प्राइम। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लेना है, ठीक है ना। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है ना, जो क्या निर्माण करेगा, प्राइमेज जिसे एंजाइम कहते हैं हम, और प्राइमेज को हम आरएनए प्राइमर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। हम रिप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार, इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक के प्रारंभन होता है, एक दीर्घीकरण होता है, ठीक है ना। आपका एक प्रारंभन होता है, प्रारंभन का मतलब क्या होता है, इनिशिएशन की श्रृंखला का प्रारंभन करना, और श्रृंखला का प्रारंभन के लिए हमको किसी चीज की जरूरत होती है, तो क्या होती है, प्राइमेज एंजाइम की। प्राइमेज का मतलब क्या, आरएनए प्राइमर, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो हम आरएनए प्राइमर लेते हैं एंजाइम। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब रिप्लिकेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, रिप्लिकेशन की जब प्रोसेस करते हैं तो उस दौरान में
रेप्लिकेशन की कॉपी बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, और डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम आपका थर्ड एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो है वो दीर्घीकरण तो करेगा, श्रृंखला का निर्माण तो करेगा, ठीक है ना, लेकिन उसकी एक शर्त होती है। शर्त ये होती है कि वो प्रारंभन नहीं करेगा, किसी कार्य का उद्घाटन वो स्वयं नहीं करेगा। कार्य को खत्म करने की क्षमता रखता है, कार्य को जारी रखने की क्षमता रखता है, लेकिन उद्घाटन नहीं करेगा। उद्घाटन करने के लिए किसी एक चीज की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आरएनए प्राइमर या प्राइमेज एंजाइम कहते हैं। और प्राइमेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम सिर्फ आएगा किसके लिए, उद्घाटनकर्ता के रूप में आएगा, और उसके बाद वो चला जाएगा, बाकी और उसका कोई कार्य नहीं है, वो दीर्घीकरण नहीं करेगा। तो और उसकी एक शर्त और भी है यहीं पे नोट के रूप में, ठीक है ना, नोट के रूप में क्या है कि आरएनए प्राइमर, ठीक है ना, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में कार्य करता है, के दिशा में श्रृंखला का निर्माण करता है, श्रृंखला का निर्माण करता है। ये चीज तो आपको नोट रखना है भैया। ये अपना कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा और किसी भी हालत में नहीं चेंज करेगा, ये आपको नोट रखना है, ठीक है ना। चाहे श्रृंखला का निर्माण हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो ये चीज आपको नोट क्या रखना है कि आरएनए प्राइमर जो होता है, जिससे हम प्राइमेज एंजाइम कह रहे थे, ठीक है ना, प्राइमेज एंजाइम में वो अपना डायरेक्शन किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकता है। चाहे श्रृंखला का निर्माण हो, चाहे रिप्लिकेशन हो, चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर रिप्लिकेशन करवाना है तो इसकी शर्त को मानना पड़ेगा, अगर इसकी शर्त नहीं मान रहे तो ये रिप्लिकेशन की क्रिया में भाग नहीं लेगा। जाओ फिर करो रिप्लिकेशन, कैसे करते हो देखते हैं, इसकी भी कुछ अपनी शर्तें हैं। तो चलिए, शर्त क्या है कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में कार्य करेगा। अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में कार्य कर रहा है तो आप जानते हैं यदि यहाँ पे ये 3 प्राइम है तो इसके अपोजिट में जो श्रृंखलाएं यहाँ से बननी शुरू होंगी तो 5 प्राइम होगी। यहाँ पे यदि 5 प्राइम है तो यहाँ पे जो आएगी श्रृंखला वो 3 प्राइम होगी। ये चीज आप जानते हैं, ठीक है ना। तो करना क्या है, हम यहाँ पे आरएनए प्राइमर जोड़ रहे हैं। ये मान लीजिए आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर को दूसरे कलर से, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, ये आरएनए प्राइमर है। यहाँ पे ATCG हो गया, ठीक है। आरएनए प्राइमर जुड़ा, यहाँ पे क्या हुआ 5 प्राइम और ये क्या हो 3 प्राइम। ये क्या है, आरएनए प्राइमर है, ठीक है ना। ये अपना काम कर गया, ये उद्घाटनकर्ता के रूप में आया और एक छोटी सी श्रृंखला का निर्माण भी कर दिया, उद्घाटन कर दिया है। ए के स्थान पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, और टी के स्थान पे आएगा ये आरएनए है। यहाँ पे टी मत लगाइएगा, नहीं तो हो गया सत्यानाश, कर दिए इसी की तैसी इसकी, ठीक है ना। अब ये आरएनए प्राइमर है, काम कर दिया, छोटा सा श्रृंखला का निर्माण कर दिया। अब क्या जुड़ेगा यहाँ पे आके, यहाँ के पॉलीमरेज एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम, क्या जुड़ेगा यहाँ पे पॉलीमरेज, ठीक ना, थर्ड एंजाइम जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, थर्ड एंजाइम जुड़ेगा। पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम क्या करता है, इस श्रृंखला को रीड करते हुए आगे बढ़ेगा, और इस श्रृंखला को रीड करते हुए आगे बढ़ता जाएगा, और साथ साथ में न्यूक्लियोटाइड का निर्माण भी ऐसे करता जाएगा। मतलब ये पॉलीमरेज मान लीजिए यहाँ पे आ गया है, ठीक ना। अब ये पॉलीमरेज यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना, और उसी के साथ साथ में इसने इतनी लंबी श्रृंखला का निर्माण भी कर दिया इसी डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब ये जो 3 प्राइम यहाँ पे था वो 3 प्राइम यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। एक कंटिन्यूअसली श्रृंखला का निर्माण ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे टी था, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी आएगा, जी है तो सी आएगा, ए है तो टी आएगा, टी है तो ए आएगा, सी है तो जी आएगा, जी है तो सी आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने ए था तो यहाँ पे टी आना चाहिए था, यू हमने लिख दिया, क्यों, क्योंकि आरएनए प्राइमर ये, ठीक है ना। इसका बाद में मॉडिफिकेशन किया जाएगा, आप टेंशन फ्री रहिए।
यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए आएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉलीमरेज डीएनए है, ये डीएनए पॉलीमरेज निर्माण कर रहा है, इसलिए यहाँ पे टी के बजाय, ठीक है ना, ए ही आएगा। यू, और यहाँ पे यू नहीं रहेगा, यहाँ पे टी के बजाय ए ही आएगा। कन्फर्म हुआ? अगर यहाँ पे ए होता तो यहाँ पे टी आता। क्यों? क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज है, ना कि प्राइमर है। कन्फर्म हुआ? एक श्रृंखला का निर्माण हुआ। श्रृंखला कौन सी बनी है भैया? ये श्रृंखला बनी है, ठीक है ना, आपकी कंटिन्यूअसली सतत प्रकार की एक श्रृंखला बन गई। कन्फर्म हुआ इतना? ये किस डायरेक्शन में हो रहा निर्माण? इस डायरेक्शन में हुआ। जिस तरफ है जो डीएनए है वो क्वाइल्ड है, उसी जिस डायरेक्शन में क्वाइल्ड है, मतलब जिस साइड में डीएनए क्वाइल्ड है उसी डायरेक्शन में ये निर्माण होता चला जा रहा है। कन्फर्म हुआ इतना? फिर आगे ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए हमने क्या कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ गया, ठीक है ना, ATCG ATCG, ये कुछ हुआ, ठीक। ये एक मिनट इस प्रकार से लिखना ना। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या आएगा? टी है। यहाँ पे जी है, सी आएगा, सी है तो जी आएगा, टी है तो ए आएगा, ए है तो टी आएगा, जी है तो सी आएगा, सी है तो जी आएगा, टी है तो ए आएगा, ए है तो टी आएगा। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना, इसलिए। अब समझ में आया? फिर करना क्या है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर जोड़ना है। आरएनए प्राइमर जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि आरएनए प्राइमर 5 to 3 प्राइम के डायरेक्शन में कार्य करता है। अगर यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये 5 थोड़ी ना आएगा, हो गई, फिर तो हो गया सत्यानाश। तो इसलिए क्या होगा, 5 प्राइमर यहाँ पे आएगा, 5 प्राइम यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है ना, ये 5 प्राइम जुड़ गया, यहाँ पे ये 3 प्राइम हो गया, ठीक ना। एक छोटी श्रृंखला का निर्माण हुआ, यहाँ सी है तो यहाँ पे जी आएगा, जी है तो यहाँ पे सी आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पे पॉलीमरेज थर्ड आके जुड़ेगा, पॉलीमरेज थर्ड आके जुड़ा। अब ये श्रृंखला को रीड करेगा, श्रृंखला को जब रीड किया तो ये ऐसे श्रृंखला का दीर्घीकरण कर दिया, पॉलीमरेज थर्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। श्रृंखला का दीर्घीकरण किया, जी है तो सी आएगा, ए है तो टी आएगा, टी है तो ए आ जाएगा, सी है तो जी आ जाएगा, जी है तो सी आएगा, ए है तो टी आएगा, टी है तो ए आ जाएगा। कन्फर्म हुआ? दीर्घीकरण हुआ। अब ये श्रृंखला का निर्माण इधर कर दिया, लेकिन देखिए इधर अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, और अब जितना ये अनकॉइल्ड करता जाएगा, जितना है, ठीक ना, हेलिकेज के द्वारा बॉन्ड टूटता जाएगा, उसी प्रकार से ये श्रृंखला फिर आगे अनकॉइल्ड होती जाएगी और ये रिप्लिकेशन प्रोसेस होती जाएगी। लेकिन ये सतत प्रकार से होगी, ये असतत प्रकार से होगी, ठीक ना। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही बार प्राइमर जोड़ना है और ये पॉलीमरेज थर्ड जुड़ता गया है और इसको क्या करता गया है, ये अनकॉइल्ड करता गया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ये तोड़ता गया है और श्रृंखला का निर्माण होता चला जाएगा। लेकिन इसमें बार बार प्राइमर जोड़ने की आवश्यकता होगी, इसमें बार बार प्राइमर जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। कंफर्म हुआ? इसमें बार बार प्राइमर जोड़ने की आवश्यकता है, इसमें बार बार प्राइमर जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। आप इसको एक बार तुरंत बनाइए, मैं उसके बाद तुरंत आगे चल रहा हूं, ठीक है। बन गया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। अब मैं आगे बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, प्रयास है छोटा रहे, लेकिन टॉपिक बड़ी भारी है, बेचारी। चलिए अब सुनिएगा, ये लास्ट फिगर है इसका, इसके बाद खत्म हुआ बोलना। इतना बन गया, यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ा, ये आरएनए प्राइमर है, ठीक है ना। ये छोटा सा हेलिकेज एंजाइम जुड़ा, ये रीड करके हेलिकेज एंजाइम यहाँ आ गया, रीड करके यहाँ आया। ये क्या है, ये न्यू स्ट्रैंड है, ठीक ना। ये क्या है, ये ओल्ड वाला है, ओल्ड स्ट्रैंड है, ठीक। अब इसमें ये भी क्या है, ओल्ड स्ट्रैंड है। यहाँ पे हमने क्या कहा था, यहाँ पे
3 प्राइम होगा, यहाँ पे 5 प्राइम होगा। यहाँ पे क्या था, पिछली बार डीएनए कम अनकॉइल्ड था, जहाँ तक अनकॉइल्ड था वहाँ तक रिप्लिकेशन हुआ था, ठीक ना। यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम, ये पॉलीमरेज जुड़ा, ये पूरा रीड करके यहाँ आ गया, ठीक है ना, और ये श्रृंखला का निर्माण कर दिया। जो श्रृंखला का निर्माण किया ये कौन सा है, ये न्यू स्ट्रैंड है। ये क्या है, न्यू स्ट्रैंड हो गया। इतनी बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे ये फिर पुनः अनकॉइल्ड हुआ, तो ये तो आगे चलता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ तो प्राइमर एक के बार जुड़ा था तो इतना बन गया, लेकिन अब यहाँ पे फिर से प्राइमर जोड़ना पड़ेगा। ये यहाँ पे फिर से प्राइमर जोड़ना पड़ेगा। जब फिर से प्राइमर हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम के मतलब इसी डायरेक्शन में कार्य करेगा। अपनी शर्तें थोड़ी ना बदल रहा है, ये अपनी शर्तें बदल नहीं रहा है। इसकी शर्त यही है कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही स्वयं कार्य करेगा, ठीक है ना, इसकी शर्त यही है। देखिए फिर इसका मतलब यहाँ पे फिर से पॉलीमरेज थर्ड आके जुड़ेगा, ये पॉलीमरेज थर्ड आके फिर से जुड़ेगा। जब फिर से पॉलीमरेज थर्ड आके जुड़ रहा है, फिर से श्रृंखला को रीड करेगा, फिर यहाँ तक बनाएगा ये, ठीक है ना। तो ये जो श्रृंखला है ये छोटे छोटे खंडों में बन रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। बातें समझ में आई। चेक करिए एक बार, हमने क्या कहा, मतलब जो श्रृंखला डिसकंटिन्यूअसली बनेगी उस श्रृंखला को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहेंगे, ठीक है ना। उसे हम क्या कहेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है ना। जो श्रृंखला डिसकंटिन्यूअस बनेगी, जो श्रृंखला सतत बनेगी, ठीक ना, उसे कंटिन्यूअसली कहेंगे, ठीक ना। सतत वाली श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, सतत वाली श्रृंखला को, ठीक है, हम यहीं पे लिख रहे हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। फिर से देख लीजिए, जो सतत रहेगी उसे लीडिंग कहेंगे, जो असतत रहेगी उसे लैगिंग कहेंगे। लैगिंग स्ट्रैंड को हम ओकाजाकी भी कह सकते हैं, या असतत प्रकार की जो श्रृंखला होती है उसे हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहते हैं। इतनी बातें सबको कंफर्म हो गई, अच्छी बात है। अब एक चीज और ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे इनके बीच में गैप अभी है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस गैप को भरने के लिए क्या आएगा, इस गैप को भरने के लिए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम आएगा। कौन सा एंजाइम आएगा, पॉलीमरेज फर्स्ट। क्या करेगा, वो फिल करेगा, क्या करेगा, फिल करेगा किसको, गैप को, ठीक है ना। ये फ्रेगमेंट के बीच में जो गैप है, ठीक है ना, यहाँ पे जो गैप बनेगा, यहाँ पे जो गैप है इसको ये फिल करेगा, ठीक ना। और यहाँ से फिल करने के बाद आरएनए, ठीक ना, प्राइमर को ये रिमूव भी करेगा, ठीक है ना। मतलब आरएनए प्राइमर को रिमूव भी करवाया जाएगा, यहाँ से निकाला जाएगा, ठीक है ना। आरएनए प्राइमर को रिमूव भी करेगा, और आरएनए प्राइमर जब रिमूव हो जाएगा, पूर्ण रूप से गैप भर लिया जाएगा, और जब गैप भर लिया गया ये, ठीक है ना, तो इन खंडों को जोड़ने के लिए, अब डीएनए के खंडों को जोड़ने के लिए हमको लाइगेज एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए, लाइगेज एंजाइम चाहिए। और लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इन खंडों को जोड़ देगा। जब इन खंडों को जोड़ेगा तो ये खंड क्या हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, सतत प्रकार का हो जाएगा। और ये प्रोसेस इस प्रकार से चलता रहेगा। बातें समझ में आ गई। ये प्रोसेस कुछ इसी प्रकार से चलता रहेगा, और ये रिप्लिकेशन आपकी खत्म हुई टॉपिक, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ठीक ना। आप फिगर जरूर बनाइएगा, आप पढ़ते समय पेन कॉपी लेके साथ में बैठिए, ताकि आप फिगर बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, ठीक है ना। तो धन्यवाद। अगली आपकी टॉपिक